हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में तो न्यूज़ में सुना ही होगा। असल में ये यूरोपियन यूनियन है क्या? देखिए, यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर्स कंट्रीज थी इनिशियली। बाद में यूके अब जाके एग्जिट हुआ है। उसको कहते हैं ब्रेक्जिट, मतलब कि ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ। लेकिन स्कॉटलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन क्या है? मतलब कि वहां पर क्या होता है कि अगर जर्मनी से कोई फ्रांस जाना चाहता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री मूवमेंट ऑफ मनी मीन्स कैपिटल, पर्सन्स, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सब एक आम बात है। ये यूरोपियन यूनियन के लॉ है। कॉमन बजट, कॉमन डिप्लोमेटिक पॉलिसी और ये सब। अभी ये जो यूरोपियन यूनियंस है वो अपनी कुछ पॉलिसी ऐसी बनाता है जो बायसनेस क्रिएट करती है कुछ कंट्रीज में। इसलिए आज काफ़ी सारी कंट्रीज तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कंट्रीज आज यूरोपियन यूनियन के उतने करीब नहीं है। मतलब कि सभी कंट्रीज का एंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छा नहीं है। अक्सर हमें न्यूज़ में दो शब्द सुनने को मिलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है, इंग्लैंड को ही ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है। असल में ये दो चीज़ अपने आप एक दूसरे से अलग है। जैसे कि अगर मैं आपको यूनाइटेड किंगडम कहूँ तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है इंग्लैंड, वेल्स कंट्री और ऊपर जो स्कॉटलैंड है वो, और नॉर्दर्न आयरलैंड। जब भी हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तब उसमें 3 पार्ट्स, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड का समावेश होता है। तो ये चीज़ है। इंग्लैंड को हम पूरी तरीके से यूनाइटेड किंगडम भी नहीं बोल सकते और ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं बोल सकते। इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है, कैपिटल कौन सा है, वो है लंदन। स्कॉटलैंड, वेल कंट्री, नॉर्दर्न आयरलैंड, उनका भी एक अपना अपना एक कैपिटल है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी, अब हम बात करते हैं वीडियो की। तो यूरोप की जब भी हम बात करते हैं तो 2 पार्ट्स में यूरोप डिवाइड होता है। सबसे पहला तो वेस्टर्न यूरोप और दूसरा है ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप काफ़ी ज़्यादा डेवलप है अभी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे के कुछ कारण हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसलिए जो यूरोप, ईस्टर्न यूरोप था, उसमें कौन कौन से कंट्री थे? यूके, फ्रांस, जर्मनी। उसमें से काफ़ी सारी कंट्री ने कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश किया था, यूएसए, अफ्रीका और इंडिया में। असल में वो लोग क्या करते थे कि कैपिटलिस्ट मर्केंटालिज्म की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इस पॉलिसी में क्या होता है कि इंडिया से, अफ्रीका से रिसोर्सेज को वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, लंदन में, और वहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोसेस करके फिर से उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो डबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ये गेम खेलते थे। इसलिए ये लोग डेवलप आज ज़्यादा है, एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ था, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ये सब इसके पीछे के कुछ हिस्टोरियल कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। इसलिए आज हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है यूरोप में। ऐसा नहीं है कि पूरा यूरोप एक इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलप है, नहीं। वेस्टर्न यूरोप ज़्यादा कंपेयर है एज कम्पेयर टू पोलैंड, यूक्रेन और अदर नेशंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब यूएसए और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब क्या हुआ कि यूएसए को ऐसा लगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में और एशिया में बढ़ता जा रहा है। अगर असल में पूरे वर्ल्ड में चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो कोल्ड वॉर के बाद बढ़ता जा रहा था। इसलिए अब यूएसए ने इंडिया के करीब आने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा। हम आज देख सकते हैं कि हमारा जो एंगेजमेंट है वो यूएसए के साथ बहुत ही ज़्यादा है। इसका कारण पीछे का एक ही है कि इंडिया एक ऐसी लोकेशन शेयर करता है जो चाइना को काउंटर बैलेंस करने में यूएसए की बड़ी हेल्प करेगा। इसलिए आज यूएसए इंडिया के साथ ज़्यादा एंगेज है। इस बात को देखते हुए यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज जो वहाँ का यूरोपियन यूनियन है वो भी इंडिया के साथ काफ़ी इंटरेस्टेड है डिप्लोमेटिक अलायंसेस में। ज़्यादातर सभी यूरोपियन कंट्रीज, वो एक नाटो अलायंस जो कि यूएसए का एक मिलिट्री अलायंस है, उसका एक पार्ट है। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज नाटो अलायंस क्या है कि अगर आप कोई कंट्री यूरोप के कोई कंट्रीज के ऊपर या फिर यूएसए के ऊपर
अगर अटैक करेगा तो उस कंट्री में जिसने अटैक किया है उसके देश में नाटो की फोर्स डिप्लॉय हो जाएगी। इसलिए जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 2001 में अटैक किया तो नाटो की फोर्स अफगानिस्तान में डेवलप हो गई और वो इश्यू अभी धीरे धीरे सॉल्व होने की कगार पर है। अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना इंडिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, ये सब यूएसए का ही एक पीछे का एक एंगल है कि अफगानिस्तान में अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि टेररिज्म कम होगा और नाटो की फोर्स है वो वापस से यूएसए में और यूरोप के जो कंट्रीज है वहां जाएगी। और मैं बात करूँ तो इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी करके एक इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स को सॉल्व करने का काम करती है। तो अगर आपका फ्रांस में कोई बिजनेस है तो आपको इस कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी को कोई ट्रेड बैरियर्स के रिलेटेड इश्यू है तो आप इस कमेटी के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं या फिर इसका कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो फ्रांस के साथ एंगेजमेंट है वो है स्पेस के रिलेटेड एंगेजमेंट। हमारा जो इंडिया का मिशन गगनयान है उसमें जो फ्रांस एक मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करेगा इंडिया को, तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रांस के ऊपर। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही हमारा एंगेजमेंट है। अगर हम बात करें यूके की और जर्मनी की, तो जर्मनी का तो हमको पता ही है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, जॉब्स करते हैं। काफ़ी सारा इंडियन डायस्पोरा जर्मनी में एंगेज है जो कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा एंगेज है। इसका हमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि FDI FPI को हम अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जर्मनी में बनती है या फिर इंडिया में ऐसे कोई लॉज बनते हैं जिसका जर्मनी की गवर्नमेंट विरोध करी है तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर इंडिया की हेल्प कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा तो यूरोप में भी एक थिंकिंग डेवलप होगी कि नहीं, इंडियन पीपल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग और ये सब काफ़ी पैशनेट है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि CEO के जो गूगल के CEO है जो सुंदर पिचाई, अगर वो है तो आज पूरे USA में एक रिस्पेक्ट है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैशनेट है, इसलिए इन लोगों को चांस देना चाहिए।